हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई धमाकेदार और विश्लेषणात्मक जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। सभी 92 विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के 92 विभागों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। और उसके बाद आज आउटसोर्स सेवा नियमावली और वेतन वृद्धि को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग का फैसला क्या आएगा, उस पर डिस्कशन करने से पहले आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई विश्लेषणात्मक जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को बहुत उम्मीदें हैं। और वहीं राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों की जो भी समस्याएं हैं उनसे उन्हें निजात मिलेगा। लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर विश्लेषण करने वाले राजनीतिज्ञों तथा समाचार पत्रों का क्या कहना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या है विश्लेषण किया गया आउटसोर्स सेवा निगम के संबंध में, उसकी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग एक आर्टिकल देख सकते हैं जो आउटसोर्स सेवा निगम से संबंधित है, जहां पर कहा गया है आउटसोर्स सेवा निगम जिम्मेदारियों से बचने का आसान रास्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्लेषण है। आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले लोगों के लिए 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया गया है। सरकार का दावा है कि इस निगम के बनने के बाद प्रदेश में सरकारी विभागों के कार्यों में चल रही आउटसोर्सिंग सेवाएं अधिक पारदर्शी होंगी। कर्मचारियों को पूरा मानदेय मिलेगा और मासिक वेतन के साथ ही उनके ईपीएफ और ईएसआई खातों में सीधे पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारी 3 साल तक विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, जिसके लिए उन्हें 16 से 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विभाग की बजाय अब निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से करेगा। कर्मचारियों का चयन आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी। इसके एवज में निगम विभाग से प्रत्येक कर्मचारी 1% सेम की वसूली करेगा, जिसे निगम कार्यों पर खर्च किया जाएगा, और शेष धनराशि आउटसोर्स मजदूरों के वेलफेयर के लिए खर्च की जाएगी। कहा गया है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां सृजित पदों के सापेक्ष नहीं होंगी। आउटसोर्सिंग में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण के प्रावधान लागू करने को भी सुनिश्चित किया जाएगा। आगे दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ लोग इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे स्थायी भर्ती की जगह आउटसोर्सिंग से काम कराने की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार प्रदेश को आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है। जब रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से लोग नहीं रखे जाएंगे तो सरकार भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं उन पदों के लिए शुरू करती है। क्या वह आउटसोर्सिंग से ही काम चलाना चाहती है। 3 साल बाद ये काम करने वाले क्या करेंगे, तब तक तो इनकी नौकरियों की उम्र भी निकल जाएगी। प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के शासनादेश 6 जनवरी 2020 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सृजित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवाएं लेना पूर्णतया प्रतिबंधित है और आउटसोर्सिंग पद सृजन भी पूर्णतया वर्जित है। बावजूद इसके इस निगम द्वारा 4 श्रेणियों में पदों का विभाजन किया गया है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, परियोजना प्रबंधन से लेकर 3 व 4 श्रेणी के सभी सरकारी पदों को शामिल किया गया है। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तक सरकार संविदा और आउटसोर्स से चला रही है। और ठेका मजदूर कानून 1970 की धारा 10 स्पष्ट रूप से कहती है कि परमानेंट नेचर के काम में संविदा प्रथा लागू नहीं की जाएगी, लेकिन हर विभाग में संविदा प्रथा के जरिए स्थायी कामों और सृजित पदों के सापेक्ष बेहद कम मानदेय या पारिश्रमिक देकर काम कराया जा रहा है।
श्रम शक्ति की बड़े पैमाने पर लूट की जा रही। एक ही उदाहरण से आप इस निगम के द्वारा किए जा रहे न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतानों के दावे के बारे में समझ सकते हैं। चिकित्सीय सेवाओं के लिए एमबीबीएस डॉक्टर का न्यूनतम पारिश्रमिक निगम की तरफ से 40,000 रुपए प्रति माह तय किया गया है और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि इस समय संविदा पर जो एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं उन्हें 1 लाख रुपए मानदेय दिया जा रहा है। यदि सृजित पद पर कोई डॉक्टर नियुक्त होता है तो भी उसकी पहली तनख्वाह करीब 87,000 रुपए बनती है। ऐसे में लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट का भविष्य में रास्ता खोला जा रहा है। हालत तो यह है कि इस निगम का ही पूरा स्टाफ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से ही नियुक्त होगा। बोर्ड में कार्यरत महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक व वित्त नियंत्रक के अलावा सारे पद जनरल मैनेजर, महानिदेशक का व्यक्तिगत सहायक, कंपनी सचिव, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय अधीनस्थ कर्मी, चौकीदार, स्वीपर, सफाई सब आउटसोर्स से ही नियुक्त किए जाएंगे, जो प्रदेश सरकार के ही शासनादेश के अनुसार गैर कानूनी है। यही नहीं, जिस गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल यानी जेम पोर्टल की बात बार बार की जा रही, वह कोई नई बात नहीं है। भारत सरकार ने पूर्व में भी सभी सेवाओं और सामानों खनन आदि के टेंडर की जेम पोर्टल से ही करने की नीति लागू की हुई है, जिसके बदले में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय न्यूनतम शुल्क के बतौर पर 3.85% शुल्क कंपनियों से लेता है। आगे दोस्तों यहां पर देखेंगे तो सरकार का यह निगम सिर्फ एक नियामक निकाय के बतौर काम करेगा या किसी भी कार्य को खुद नहीं करेगा, बल्कि विभाग द्वारा कार्य मांगे जाने पर निगम जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कंपनी का चयन करेगा और यह कंपनी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। सरकार उनसे काम लेगी, लेकिन सरकार से इनका कोई वास्ता नहीं रहेगा, जबकि विभाग द्वारा आउटसोर्स कंपनी को चयनित करने और काम देने का प्रधान नियोक्ता विभाग का होता है और श्रम कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा, वेतन और अन्य सुविधाएं श्रमिक को देना इसकी जवाबदेही है। इस प्रक्रिया में विभाग और सरकार इस सबसे बच निकलेगी। आउटसोर्स एजेंसी का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य करने का प्रावधान किया गया है, जिससे कर्मचारी ग्रेजुएटी अधिकार से ही वंचित हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएटी एक्ट के अनुसार 5 वर्ष की कार्यावधि के बाद ही यह कर्मी को प्राप्त है। जहां तक ईपीएफ और ईएसआई की बात है, उसकी भी एक न्यूनतम सीलिंग इनके एक्ट में है। 15,000 रुपए से ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिक ईपीएफ और ईएसआई के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार कैसे लागू करेगी? जहां तक 15,000 रुपए तक अंत्येष्टि के लिए श्रमिक को दिए जाने, मातृत्व लाभ देने, इलाज की अवधि में 70% वेतन देने की बात है, यह सब ईएसआई लाभों में स्वतः मौजूद है। पेंशन, मृत्यु हित लाभ भी ईपीएफ के नियमों में ही आते हैं। सरकार का यह दावा भी खोखला है कि इस निगम के बनने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियां मनमानी नहीं कर पाएंगी। अनियमितता बरतने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड और दंडित किया जाएगा। जहां तक न्यूनतम मजदूरी की बात है तो 7वें वेतन आयोग ने देश में 21,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय की थी, जो मौजूदा महंगाई दर के अनुसार 26,000 रुपए होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग, संविदा निविदा, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी आदि अस्थायी कामों में गैर कानूनी ढंग से कराए जा रहे हैं कामों को कानूनी जामा पहनाने के लिए आउटसोर्सिंग निगम लिमिटेड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारी व मजदूर संगठनों का संगठनों को इस आउटसोर्स निगम के गठन के जरिए फैलाए जा रहे भ्रम में फंसने की जगह सरकार काम में संविदा प्रथा के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ये लेखक जो है प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट उत्तर प्रदेश के हैं और ये जो विश्लेषण किया गया है ये दिनकर कपूर जी की तरफ से किया गया है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर। अब एक और विश्लेषण इसी तरीके से है, उस पर भी बात करते हैं। यहां पर भी दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं दिनकर कपूर जी के इस विश्लेषण को एक और न्यूज़पेपर ने जो है अपनी पत्रिका में प्रमुखता से स्थान दिया है। तो कुल मिलाकर के जो ये इनका विश्लेषण है दिनकर कपूर जी का, इन्होंने आउटसोर्स सेवा निगम में कई सारी कमियों को उजागर करने का प्रयत्न किया है अपने विश्लेषण के माध्यम से। अब हम लोगों का तो यही है कि जब आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होगी, आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू हो जाएगी, तब देखना है कि कितना जो है आउटसोर्स सेवा निगम आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी और कारगर है। कितना खरा उतरेगा ये भविष्य ही बताएगा। अभी कुछ भी कहना आउटसोर्स सेवा निगम की कार्यप्रणाली के ऊपर थोड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, सरकार ने जिस तरीके से कमिटमेंट किया है आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यप्रणाली को लेकर के, उससे आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं के समाधान में कुछ हद तक जरूर जो है सहायता मिलेगी। कुछ लगभग 80% समस्याएं जरूर सॉर्ट आउट होंगी और जब कोई निगम बनता है तो उसका निगेटिव पॉइंट भी होता है और पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की हितों को संरक्षित करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो है
आवश्यकता महसूस हो रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का जो है प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है कैबिनेट से। और आज की जो मीटिंग है उसमें आउटसोर्स सेवा नियमावली और वेतन वृद्धि को लेकर के बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर से वेतन वृद्धि और आउटसोर्स सेवा नियमावली दोनों प्रभावी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों के लिए। फाइनली अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि होनी बाकी है। जैसे मीटिंग आज की समाप्त होगी उसके बारे में आपको सूचित करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द, 7 महीने से वेतन का इंतजार। इस तरीके की समस्याएं हर विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए हैं। किसी एक ही विभाग की पर्टिकुलर बात नहीं कही जा सकती है। फिलहाल खबर ललितपुर से है। जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएससी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर इस समस्या का तत्काल समाधान कराने की मांग की है। कर्मचारियों ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह पिछले कई वर्षों से अपनी परिधि संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन्हें साल 2023 के 5 महीने और 2025 के अगस्त महीने का वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें हर बार 1 या 2 महीने का वेतन देकर बाकी महीनों का भुगतान रोक लिया जाता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए मजबूर होंगे। प्रार्थना पत्र देने वालों में संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष खुशहाल बराल, जिला महामंत्री जितेंद्र सहलदार, महिला अध्यक्ष प्रियंका सिंह, आकाश राजपूत, अभिषेक पस्तोर, प्रताप सोनू, धर्मेंद्र साहू, सत्यवान सिंह, पंकज भागीरथ, विनीत रामकिशोर, नरेंद्र पंत, धर्मेंद्र आदि शामिल रहे। तो इस तरीके की समस्याओं से निजात मिलेगा आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होने के बाद। ये पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है और सरकार का कमिटमेंट भी है। तो देखना है अब आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली के जो है लागू होने के आदेश को। तो दोस्तों कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को आउटसोर्स कर्मियों की कंप्लीट समस्याओं के समाधान के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अब अपने मूर्त रूप में और प्रभावी रूप में ये कितना कारगर और खरा उतरेगा आउटसोर्स कर्मियों और सरकार की उम्मीदों पर, ये आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल आज की इस विश्लेषणात्मक जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।